व्यूअर्स, आज का हमारा लेसन है 11 जो कि है कैरन हॉर्नी। होप सो आपको पिछले लेक्चर्स समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं कैरन हॉर्नी की तरफ। अब इसकी थ्योरी जो थी दो कंसेप्ट पे बेस करती थी। एक जो है बेसिक एंजाइटी और दूसरा है न्यूरोटिक पर्सनालिटी। अब बेसिक एंजाइटी से मुराद वो होता है कि ऐसे एंजाइटी तब क्रिएट होती है बच्चों में अगर उनको जो है बहुत प्यार ना दिया जाए, ठीक है, अनलव्ड हो, जिनको जो है वैल्यू ना दी जाए, ठीक है, वो अनवैल्यूड फील करें या फिर जो इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चों में बेसिक एंजाइटी पैदा हो जाती है। न्यूरोटिक पर्सनालिटी से मुराद मैल अडेप्टिव वेज़ ऑफ डीलिंग विद रिलेशन, मतलब रिलेशनशिप्स के साथ आप बहुत ज़्यादा मैल अडेप्टिव से मुराद एक तो अडेप्टिव होता है जो कि अच्छे तरीके से आप दूसरों के साथ डील कर रहे हैं। मैल अडेप्टिव मतलब कोई ना कोई उसमें जो है ऐसी चीज़ आ रही है जो कि सही तरह फंक्शन नहीं कर रही है, आप दूसरे रिलेशनशिप्स के साथ जो है सही तरह नहीं रह रहे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मैल अडेप्टिव वे कहलाएगा, जिसमें जो है स्पेशली पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं सही, ठीक है, चाइल्ड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन हॉस्टिलिटी या फिर रिजेक्शन, ठीक है, हॉस्टिलिटी से मुराद अनफ्रेंडलीनेस होता है या फिर रिजेक्शन हो गया। उसके बाद इनके कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी के बारे में बात की गई है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक हॉस्टिलिटी और एंजाइटी वही बात होगी जो मैंने आपको बताया है, और इसमें उन्होंने अपनी बुक के बारे में बात की, न्यूरोटिक पर्सनालिटी ऑफ आवर टाइम, जो कि इनकी बुक थी। उसमें क्या डिस्कस किया गया था, बच्चे के बारे में दो बेसिक नीड्स के बारे में डिस्कस किया गया था, जो कि क्या थी, जो कि थी एक सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन, ये याद रखिएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट टू बेसिक एंजाइटी, इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, ये मेरे ख्याल से हमने अच्छा आगे नहीं है। अच्छा, एडजस्टमेंट टू बेसिक एंजाइटी, अब इसमें 10 न्यूरोटिक नीड्स के बारे में बात की और 10 एबनॉर्मल ट्रेंड्स के बारे में बात की है, जिसमें न्यूरोटिक नीड क्या होती है, सबसे पहले अफेक्शन अप्रूवल की बात हो रही है, उस चीज़ की नीड होती है। एक होता है पार्टनर की नीड जो कि आपकी लाइफ को चलाए, ठीक है, एक ऐसी नीड जो कि वंस लाइफ विद इन नैरो लिमिट्स के अंदर हो, पावर के लिए, एक्सप्लॉयट करने के लिए दूसरों को, ठीक है, सोशल रिकॉग्निशन की नीड होती है। पर्सनल एडमायरेशन एडमायर किया जाए आपको बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद एम्बिशन और पर्सनल अचीवमेंट, आपका एम्बिशन जो है उस चीज़ की नीड, मतलब आपको कोई चीज़ अचीव के लिए जो एक नीड होती है, एक वो न्यूरोटिक नीड आ गई। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंसी, ये भी आता है पेपर में, मेरे ख्याल से ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि न्यूरोटिक नीड्स के बारे में जो था वो लिखना था, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है परफेक्शन और अनसेसिबिलिटी। उसके बाद कैरन हॉर्नी के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये जो 3 हैं कैटेगरीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये मेरे ख्याल से आगे डिस्कस की हुई हैं। मूविंग टूवर्ड्स पीपल अगेंस्ट और अवे फ्रॉम पीपल, ये आगे डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, अब रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बारे में क्या रिलेशन। रियल सेल्फ रिप्रेजेंट करता है सारी ट्रू चीज़ें, जो बिल्कुल सही चीज़ें होती हैं एक इंडिविजुअल के बारे में, और आइडियल सेल्फ क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो कि इंसान बनना चाहता है, वुड लाइक टू बिकम, सही है, ये भी आपने याद रखना है कि रियल सेल्फ क्या है, सारी वो चीज़ें जो कि एक इंडिविजुअल के बारे में बिल्कुल सच हैं, ट्रू हैं, और आइडियल सेल्फ का से मुराद वो चीज़ उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है जो इंसान बनना चाहता है। तो रियल सेल्फ का मतलब एक्चुअल यू, आप जो एक्चुअल में हो वो, और आइडियल सेल्फ का मतलब व्हाट यू एस्पायर टू बिकम, जो चीज़ आप, जिस चीज़ के बारे जो आप बनना चाहते हो, ठीक है, जो आप मतलब जिस चीज़ की आपके दिल में ख्वाहिश है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद एडजस्टमेंट टेक्निक्स है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने बस एक्स्ट्रा चैप्टर्स बढ़ाए हुए हैं और कुछ नहीं। गोल ऑफ थेरेपी हो गई, ये भी अब उसकी एक बुक थी कैरन हॉर्नी की जो कि है सेल्फ एनालिसिस, उसके बारे में बात की गई है कि बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो इमोशनल, उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं होते, उनको जो है वो लर्न कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने किस तरह अपने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको ख़त्म करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है, और किस तरह अपना रिलेशनशिप जो है आइडियल और रियल सेल्फ के बारे में उसको मेंटेन रखना है। उसके बाद ये भी बायोग्राफिकल स्केच है, आप एक दफ़ा बायोग्राफिकल स्केच सारे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि MCQs आ सकते हैं, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ये वही बेसिक हॉस्टिलिटी, बेसिक एंजाइटी के बारे में बात की गई है।
द चाइल्ड इज़ हेल्पलेस, ये वही बच्चे के बारे में बात की। यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने दोबारा रिपीट की गई है। 2 बेसिक नीड्स जो कि सेफ्टी और सेटिस्फाई नहीं होते, उनको जो है वो लर्न कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने किस तरह अपने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको ख़त्म करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है, और किस तरह अपना रिलेशनशिप जो है आइडियल और रियल सेल्फ़ के बारे में उसको मेंटेन रखना है। उसके बाद ये भी बायोग्राफिकल स्केच है। आप एक दफ़ा बायोग्राफिकल स्केच सारे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि MCQs आ सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ये वही बेसिक हॉस्टिलिटी, बेसिक एंजाइटी के बारे में बात की गई है। द चाइल्ड इज़ हेल्पलेस, ये वही बच्चे के बारे में बात की। यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने दोबारा रिपीट की गई है। 2 बेसिक नीड्स जो कि सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये वही एडजस्टमेंट नीड्स आ गई। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। ये यहाँ पे भी वही उन्होंने 10 न्यूरोटिक नीड्स ये लाजमी याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं जो कि हैं 3 कैटेगरीज़ हैं। मूविंग टूवर्ड्स पीपल, अगेंस्ट और अवे फ्रॉम देम। अब टूवर्ड्स पीपल से नाम से ही पता चल रहा है कि आप लोगों की तरफ मूव करते हो, किस लिए? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए, अप्रूवल आपको मिले इसलिए, ठीक है। और फॉर अ डोमिनेंट पार्टनर के वो जो है कंट्रोल कर सके आपकी लाइफ, और जो है अपनी नैरो लिमिट्स के साथ रह सको। मतलब कि यहाँ पे बात है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ पर्सन हु इज़ कंप्लेंट टाइप। ऐसा इंडिविजुअल जो कि कंप्लेंट टाइप का बंदा है, कंप्लेन करने वाला, ठीक है, जो कहता है कि दैट इफ़ आई गिव इन आई शैल नॉट बी हर्ट, कि अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं हर्ट नहीं होऊंगा। ऐसा टाइप ऑफ पर्सन जिसको जो है एक नीड हो कि उसको जो है प्यार किया जाए, उसको लाइक किया जाए, उसको वेलकम किया जाए, अप्रूव किया जाए, ठीक है, अप्रिशिएट किया जाए। ये क्या हो गया? ये मूविंग टूवर्ड्स होगा। अगेंस्ट पीपल से मुराद, मूविंग अगेंस्ट पीपल से मुराद हो गया ऐसी न्यूरोटिक नीड या ऐसी पावर आपके अंदर है कि आपने दूसरों को जो है ना एक्सप्लॉइट करना है, उनके ऊपर, मतलब सुपीरियर आप फील करना चाहते हो, ठीक है। और एक्सप्लॉइटेशन होगी फॉर अदर्स। और क्या होगा कि आपने पर्सनल अचीवमेंट जो है उसको फुलफ़िल करना है। और अगर एक इंडिविजुअल जो है मूव करता है अगेंस्ट पीपल, तो उसमें जो क्या है कि एक हॉस्टाइल टाइप आ जाएगा। मतलब कि हॉस्टाइल का मतलब कि अनफ्रेंडली है, दूसरों से इख्तिलाफ़, मतलब हॉस्टाइल, उनके साथ इतना फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, हॉस्टाइल टाइप हो गया, ठीक है। और एक इंसान, ऐसा इंसान जो वो सोचता है कि अगर मेरे पास पावर है तो मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मूविंग हो गया अगेंस्ट पीपल, उनके ख़िलाफ़ जाना, मतलब अकेले रहने वाला इंसान कि भाई मेरे पास पावर है तो इसका मतलब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, अवे फ्रॉम पीपल से मुराद ऐसी न्यूरोटिक नीड आ जाती है जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, जिसमें आप परफेक्शन हो, ठीक है, आपके अंदर आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, एबिलिटी और क्लस्टर। उसके बाद ऐसा पर्सन जो कि डिटैच्ड है, मतलब डिटैच से मुराद दूर, सेपरेट रहने वाला बंदा, ठीक है। और वही बात यहाँ पे भी कि इफ़ आई विड्रॉ, अगर मैं उनसे दूर हो जाऊँगा तो मुझे कोई भी जो है, कोई इंसान, कोई चीज़ हर्ट नहीं कर सकती। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। द नॉर्मल पर्सन हैज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ही यूजेस वन। अच्छा, ये वही न्यूरोटिक नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आते हैं हम कैरन हॉर्नी के डिफेंस मैकेनिज़्म की तरफ, जो कि हैं एडजस्टमेंट टेक्निक्स। अच्छा जी, यहाँ पे है ब्लाइंड स्पॉट। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और अपने टीचर का जो आपने क्वेश्चन टीचर ने पूछा है उसको आपने बड़ा स्टूपिडली जो उसका जवाब दिया है, तो क्या हो गया कि ये एक्सपीरियंस, इसकी वजह से आपने अपने ही ईगो को जो है हर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप उस चीज़ को डिनाई करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी इमेज को नहीं मैच कर रहा ना। आपने एक भाई बड़े इंटेलिजेंट हो, आपने एक अपोजिट जवाब दे दिया, तो ये एक उस इमेज को, सेल्फ इमेज को नहीं आइडियलाइज़ कर रहा, ठीक है। एक इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है वो ज़ाहिर है करेक्टली फ़ौरन जो है वो जवाब देता है। तो अब आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो? आपने उस चीज़ को डिसोन कर दिया, आपने क्या किया, आपने ब्लाइंड स्पॉट अपनी पर्सनैलिटी में जो है वो ऐड कर लिया। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे,
ठीक है, और इट विल रीअपीयर एज अ प्रॉब्लम इन योर पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ क्या है, यही सिमिलर चीज़ जो है सिगमंड फ्रेड के डिफेंस मैकेनिज़्म में रिप्रेशन थी, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो ये क्या हो गया, ब्लाइंड स्पॉट हो गया। रैशनलाइजेशन क्या है, अब इसका मतलब है कि आपने गुड रीजंस देने हैं या फिर आपने एक्सक्यूज़ेस देने हैं अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि रैशनलाइजेशन फ्रेड ने जो बात की थी और हॉर्नी, अब जो कैरन हॉर्नी बात करी है वो सेम है। अब एग्जांपल हम लेते हैं कि एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है जिसने सीएसएस के लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन वो ये कहता है कि मुझे नहीं बनना सिविल सर्वेंट, या फिर मुझे, सिविल सर्वेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं, सिंस मैं जो हूँ एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन हूँ और आई डोंट वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। मतलब उसने एक स्टेटमेंट दे दी अपना फेल होने की वजह से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक उसने उल्टी स्टेटमेंट दे दी ना भाई। जाहिर है अगर वो फेल हुआ है तो उसकी ही गलती है ना। ये तो ज़रूरी नहीं है कि भाई सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो करप्ट है, मैं बड़ा ऑनेस्ट पर्सन हूँ, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। तो उसने क्या हुआ, उसने एक एक्सक्यूज़ दिया अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये रैशनलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद है एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल। अब एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल जो है वो क्या होता है, रिजिड सेल्फ कंट्रोल होता है एट ऑल कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है, आप अपने सेल्फ को जो है एंजाइटी के अगेंस्ट कंट्रोल करते हो, कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। और अगर रियल लाइफ में अगर हम किसी करेक्टर हैज़ बीन क्रिएटेड टू मेंटेन टाइट इमोशनल कंट्रोल, मतलब कि अगर रियल सेल्फ के बारे में बात करें, प्यूरिटन करेक्टर जो है वो क्या करता है, अपने जो इमोशंस हैं उस पर जो है कंट्रोल रखता है। कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशंस हो जाए, अपनी एंजाइटी अपने आप पर कंट्रोल रखना ही सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, वो एक बहुत ज़्यादा ग्रीफ की सिचुएशन में, बड़ा एक्सट्रीम ग्रीफ हो रहा है, बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है, लेकिन वो कोई इमोशन नहीं शो कर रहा। तो ये क्या हुआ, ये एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल हुआ। कंपार्टमेंटलाइजेशन, अब ये क्या है, यहाँ पे डिवाइड किया जाता है आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में। एक सेट जो होता है रूल कंट्रोल वन कंपार्टमेंट, ठीक है, अनदर सेट जो है वो अनदर कंपार्टमेंट कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसने जो है एक परमिशन नहीं दी अपने स्टूडेंट को कि अपने आप क्लास में चीट करो, लेकिन सेम टीचर जो है ऑन द अदर हैंड वाइल प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स चीट करता है अपने कुलीग्स के साथ। मतलब एक टाइम अपने स्टूडेंट को कह रहा है आपने चीटिंग नहीं करनी, और दूसरे टाइम पे ऑन द अदर हैंड अपने वो कुलीग्स के साथ गेम खेल रहा है और उधर चीटिंग कर रहा है। तो ये क्या हुआ, वन सेट ऑफ रूल जो है वो अप्लाई करता है एक कंपार्टमेंट को और दूसरा सेट दूसरे कंपार्टमेंट को ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तो ये कहलाती है कंपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद एक्सटर्नलाइजेशन जो है वो फ्रेड के डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। प्रोजेक्शन से मुराद क्या है? प्रोजेक्शन से आप दिमाग में अपने ये बिठा लें कि प्रोजेक्शन से मुराद प्रोजेक्ट करना किसी के ऊपर कोई चीज़, कि इंडिविजुअल क्या करता है, वो ब्लेम करता है दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी गलतियों के ऊपर। ठीक है, कि अगर मैंने कुछ किया है तो मैं दूसरे को ये ब्लेम दे दूँगी, नहीं भाई मैंने नहीं किया, उसने किया है, प्रोजेक्ट कर दिया मैंने अपनी गलती दूसरों पे। तो एक स्टूडेंट है, उसने अपने जो है एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया, उसके बाद उसको जो है एक लो ग्रेड मिल गया। तो टीचर जो है, द टीचर वॉज अगेंस्ट मी। अच्छा, उसको आफ्टर गेटिंग अ लो ग्रेड, जब उसको जो है लो ग्रेड मिला, उसको बहुत कम ग्रेड्स मिल गया, तो उसने क्या कहा कि टीचर जो था वो मेरे अगेंस्ट था। ठीक है, उसने क्वेश्चन पेपर सही था नहीं है, मैं एक्चुअली कहते भी हैं ऐसे, क्वेश्चन पेपर उसने चेक नहीं किया। ठीक है, इंस्टेड द सीइंग द मतलब कि इंस्टेड ये देखने के लिए कि मेरी प्रिपरेशन इनसफिशेंट थी, मैंने सही नहीं पढ़ा, उसने ये कहा कि टीचर ने मेरा पेपर अच्छा चेक नहीं किया या उसको मेरे साथ कोई दुश्मनी है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नलाइजेशन। आर्बिट्री राइटनेस में क्या है, अब टू द पर्सन यूटिलाइजिंग दिस। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग टेक्निक में बात हो रही है, द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन बी इज़ इनडिसिसिव और एम्बिगियस। कि जब भी कोई इशू जो है अराइज होता है जिसका कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं होता, द पर्सन जो है आर्बिट्रली चूजेस वन सोल्यूशन देयर बाय एंडिंग डिबेट। मतलब उसने एक सोल्यूशन चूज़ कर लिया फ़ौरन से और डिबेट एंड हो गई। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल में ये बताया गया है कि यू आर नॉट गोइंग आउट फ्राइडे नाइट एंड इट इज़ एंड ऑफ इट। मतलब उसकी मदर ने कहा भाई तुम फ्राइडे नाइट को नहीं जा रहे हो, ये ख़त्म होगी बात। ये क्या हो गया, एंड हो गया डिबेट का। तो उसके बाद पर्सन ने ये एडजस्टमेंट जो है वो यूज़ किया।
कि will arrive at a position when doing all so debate ends. The position the person takes becomes the अच्छा यहाँ पे मतलब यही बात हो रही है कि कोई भी इशू होता है तो आपने क्या करना है, कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है, फ़ौरन से एक सोल्यूशन चूज़ करके डिबेट एंड कर देना है। जैसे राइट और रॉन्ग की भी अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक इंडिविजुअल है उसको भाई वरी करना की ज़रूरत नहीं है, क्या सही है गलत है, क्या सर्टेन है क्या अनसर्टेन है। अच्छा उसके बाद है एलूसिवनेस। एलूसिवनेस जो है ऑपोजिट है आर्बिट्री राइटनेस के उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो डिसीजन लेता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। वो कोई कमिटमेंट करता ही नहीं है ना, मतलब कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ना वो कभी सही हो सकता है, ना वो कभी उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। मतलब कोई डिसीजन मेकिंग पावर उसकी ख़राब है। तो इफ़ पर्सन जो है वो डिसाइड करता है कि अगर वो कॉलेज जा रहा है, फ़ेल हो गया है एंड फेल्स, तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि। और अगर हम इफ़ हाउएवर द डिसीजन इज़ गोइंग टू कॉलेज, अगर कॉलेज जाने का डिसीजन जो है वो डिले हो गया है पैसों की वजह से, कि लैक ऑफ मनी है या फिर कोई और रीज़न है, कोई भी चीज़ है, तो वो एलूसिवनेस की लाएगी। जहाँ पे पर्सन जो है वो कोई डिसीजन मेक नहीं करता, जहाँ पे उसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग पावर होती ही नहीं है। अच्छा अब है साइनिसिज्म। यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल जो है जो कि बिलीव नहीं करते इन द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, जो कि रेदर दे ट्राई टू मेक एवरी इंडिविजुअल रियलाइज द मीनिंगलेसनेस ऑफ देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे बात हो रही है साइनिक्स के बारे में। ऐसे इंडिविजुअल जो कि ड्राइव करते हैं प्लेजर, ठीक है, बाय मेकिंग एन इंडिविजुअल के वो रियलाइज़ कि वो बहुत वर्थलेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कोई भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने अब किसी से मैं बात कर रही हूँ, मैं उसको कह रही हूँ नहीं यार ये नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, मतलब कि एक इंडिविजुअल को ये रियलाइज़ कराना आप वर्थलेस हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर सकते, आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी लाइफ एक मीनिंगलेस है। तो ये क्या हो गई, साइनिसिज्म हो गया, अगले बंदे को ऐसा रियलाइज़ करवाना। उसके बाद ये वही बात आ गई गोल ऑफ थेरेपी, और यहाँ पे उनका कंपैरिजन दिया गया है, फ्रेड का वही है, बस कैरन हॉर्नी का चेंज है कि कैरन हॉर्नी ने सबसे ज़्यादा बात की थी पेरेंट्स जो है उसके बारे में, चाइल्ड और पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसने बात की थी न्यूरोसिस की, से सबसे ज़्यादा मतलब उसकी बात की थी एंजाइटी, जो कि लीड करती है न्यूरोसिस की तरह, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है। उसके अलावा बायोलॉजिकल मोटिव्स के बारे में उसने कोई बात ही नहीं की, तो उस पर डी एम्फसाइजेशन थी, ठीक है। और इसने चाइल्ड की सिक्योरिटी के बारे में बात की थी, और इसने बात की थी कि मेल्स जो हैं वो सुपीरियर नहीं है, दे आर इक्वल टू फीमेल्स। और उसने लास्ट में बात की थी ऑल ऑफ अस हैव कैपेसिटी टू चेंज इन फंडामेंटल वेज। यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 ख़त्म होता है। होप से आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।